इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जिसके फ़ैसले के बाद कोई अपील नहीं होती है, जिसका फ़ैसला हतमी होता है, उसमें एक शदीद बहरान की कैफियत पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई लफ्ज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है तो वो है बहरान। पाकिस्तान की सियासत में बहरान है, पाकिस्तान की मईशत में बहरान है। मौशी बहरान होने की वजह से पाकिस्तान की अवाम में एक ज़हनी बहरान है, एक कैफियत है बहरान की। पाकिस्तान में आप अक्सर व बेशतर कानून व इंसाफ का जनाजा निकलते हुए तो देखते हैं, और पाकिस्तान का जो कानून व इंसाफ का निज़ाम है उसमें भी बहरान है, बहुत अरसे से है। पाकिस्तान जब से बना है तभी से है। एक आम आदमी जो इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतों में जाता है, एड़ियाँ रगड़ता है, जूती घिस जाती है, जायदाद बिक जाती है, पैसे लग जाते हैं, वकीलों को फ़ीस देता है, लेकिन उसके बावजूद इंसाफ का हसूल उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। उसके लिए तो बहरान की कैफियत है। यानी कि पाकिस्तान का निज़ाम कानून व इंसाफ तो शदीद बहरान का शिकार था ही, लेकिन अब पाकिस्तान का जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर शदीद बहरान की कैफियत पैदा हो चुकी है। दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुस्ताफ़ी होने के बाद पहला इस्तीफ़ा था जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस पेंडिंग था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और दूसरा इस्तीफ़ा आया है जस्टिस इजाज़ुल एहसन का, जिनके खिलाफ कोई रेफरेंस पेंडिंग नहीं था, जिनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अब जब से ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन के रेजिग्नेशन की खबर ख़ास तौर पर आई है, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस बात पर लग गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़े सीनियर एंकर्स भी ये बात कर रहे हैं कि हुआ क्या है, क्या वजह बनी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने रिज़ाइन कर दिया। हालांकि उनका ऐसा तो नहीं है कि 1-2 माह पड़े थे रिटायरमेंट में, वो तो अभी अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस बन जाना था उन्होंने, और फिर अगस्त 2025 तक उन्होंने चीफ जस्टिस रहना था। ही वॉज द सीनियर प्यूने जज एंड ही वॉज सपोज टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन अक्टूबर 2024 एंड देयर वॉज नो रेफरेंस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। उनके खिलाफ तो कोई खबर नहीं थी रेफरेंस की, कोई एप्लीकेशन नहीं थी उनके खिलाफ, कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिजाइन क्यों किया? क्या वजह बनी? क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हो गया? हालांकि जज बड़े अच्छा थे, हालांकि फैसले बड़े ठीक दे रहे थे, हालांकि क्रेडिबिलिटी बड़ी अच्छी थी, हालांकि बड़ा अच्छा सर्व किया, हालांकि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट भी रहे हैं, तो क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है, और पता तो सबको है कि क्या हुआ है, लेकिन लोग जो हैं वो कैपेसिटी का इशू है, बात नहीं कर सकते पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चैनल्स पे बैठ के, तो उन्होंने इसी तरह बात आए बाएं शाएं करनी है। पता उनको भी है कि क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने हाँ जी आप बताएं क्या हुआ, क्या हुआ होगा, कैसे हो गया, ये हो गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना जी, उसके अंदर इस वक्त वाज़ेह तकसीम है, और ये तकसीम इससे पहले भी आपको नज़र आ रही थी सुप्रीम कोर्ट में जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, और अब भी वो तकसीम थी। मेरा ख्याल ये था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे, क्योंकि काजी साहब बातें बड़ी असूली कर जाते हैं, तकरीरें बड़ी असूली कर जाते हैं, कुछ रिमार्क्स बड़े असूली, हालांकि आप कुछ अरसे से बहुत सारे केसेस में, ख़ास तौर पे जिन केसेस का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होता है, उसमें रिमार्क्स तो उनके अजीबो गरीब ही होते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ उनके रिमार्क्स कुछ सुनकर, लेकिन बहरहाल अदरवाइज़ कुछ रिमार्क्स बड़े असूली दे जाते हैं। आइन अपहोल्ड करने की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये था कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो ही विल राइज अबव द पेटी डिफरेंसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड ही विल मेक श्योर कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामलात जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से चलें और कानून और इंसाफ का बोलबाला हो। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता था, मुझे ये तवक्को थी, मुझे ये उम्मीद थी। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा होते हुए देख नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की इंटरप्रिटेशन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कुछ केसेस की कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई के दौर, सिर्फ इसलिए कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया था, और उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो जो उनका एक गिला है, शिकायत है या तकलीफ़ है, वो उनके दिमाग से जाती हुई नज़र नहीं आती है, और उसका इजहार आपको महसूस हो जाता है उनके रिमार्क्स के ज़रिए से हर उस केस में जिस केस का ताल्लुक़ पीटीआई के साथ होता है। एक चीज़
दूसरी चीज़ ये है कि ये जो तकसीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो गई थी, द जजेस वर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैंप्स, एंड ये 2 जज साहिबान जो थे, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, ये वही 2 जज साहब हैं जिन्होंने पंजाब में इंतखाबात के मौखर होने का मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को भेजा था, सिफारिश की थी कि इसके ऊपर आप 100 मोटो नोटिस लें, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है। आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करा नहीं रहा, तो आप इसके ऊपर अस खुद नोटिस लें। वहाँ से PDM की हुकूमत ने इन 2 जजेस के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू किया कि जी ये तो मोटिवेटेड हैं, ये प्रो PTI हैं, ये प्रो इमरान खान हैं, ये सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, ये अस खुद नोटिस लेने का कह रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से वो बिल्कुल एक कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बनता था कि पंजाब में इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक शिकायत भी आई। वो मियाँ दाऊद एक वकील है, जिस जगह मिसाल के तौर पर इमरान खान के ऊपर जो बंदा हमलावर हुआ था उसका वकील भी मियाँ दाऊद है, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ भी वकील मियाँ दाऊद है। तो जहाँ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट PTI को नुक्कड़ से लगाना चाहती है लीगली, वहाँ पे वकील आपको मियाँ दाऊद ही नज़र आएगा ज़्यादातर जगहों पे। तो ये जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया। अब जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया तो जस्टिस साहब का और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का और एजाजुल एहसन साहब की और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कैंप में जो जज साहिबान हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है। इनका आपस में नज़रियाती कानूनी इख्तलाफ है, शायद ज़ाती इख्तलाफ भी हो, शख्सियत का इख्तलाफ होता है, तबीयत भी नहीं मिलती होती है, शायद वो भी हो, लेकिन नज़रियाती कानूनी तो है। तो इनका आपस में इख्तलाफ है। लो जी, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया। जस्टिस साहब ने जब वो रेफरेंस की कार्रवाई टेकअप हुई है, एक रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ था, एक शिकायत जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ थी। अब मज़ार अली अकबर नकवी साहब उस कैंप में नहीं है जिसमें जस्टिस का जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस का कैंप है। सरदार तारिक मसूद जिनके ख़िलाफ़ शिकायत आई वो उसी कैंप में। अब जब दोनों, एक जज उस कैंप में है दूसरा नहीं है, दोनों के हवाले से जो ट्रीटमेंट था उसमें बड़ा फ़र्क नज़र आ गया। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने यह कहा जी कि उसमें सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई है उसमें शिकायत कुनंदा को बुलाया गया है और बुलाकर उसको तो फारिग कर दिया गया शिकायत को, और उसकी सरजनिश भी की गई है, और मेरे वाले को बुलाकर पूछा ही नहीं गया कि एविडेंस क्या होना चाहिए, और डायरेक्ट मुझे नोटिस कर दिया शो कॉज। तो उन्होंने वहाँ से कहा कि मुझे इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अपने ब्रदर जजेस से इंसाफ की तवक्को नहीं है, ये मेरे ख़िलाफ़ मोटिवेटेड हैं, बायस्ड हैं, मीडिया रिपोर्टर्स के सामने मेरे ख़िलाफ़ रिमार्क्स भी दे चुके हुए हैं कुछ गैदरिंग्स में, लिहाजा मैं तो सुप्रीम कोर्ट में ओपन पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में करूँगा। और वो उन्होंने की, उसमें हुक्म इम्तना की इस्तदा की, वो उनको नहीं मिला। उसके बाद मामला फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर। अब जिस तरह ये मामला टेकअप हुआ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और जिस तरह टेकअप हुआ सरदार तारिक मसूद, और जिस तरह जैसे बाल मक्खन से बाल को निकाल दिया जाता है, बाल की तरह मक्खन से निकाला जाता है, तारिक मसूद साहब ऐसे निकल गए अपेरेंटली वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कैंप में, और मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो है मामलात आगे प्रोसीड होना शुरू हो गए। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को इस सारी सिचुएशन से बड़ा शदीद इख्तलाफ था, और वो इसका इजहार कर भी चुके थे और कई बार कर चुके थे। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं, और करियर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, करियर ओरिएंटेड होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन करियर बनाने के लिए असूलों पर समझौता करना या कोई वायलेशन खिलाफ वर्जी होते हुए, कोई असूलों की खिलाफ वर्जी होते हुए देखकर उसको नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि मेरा इसमें फटे में टांग अड़ाने का फ़ायदा कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपने करियर पे फोकस करूं, तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं, मेजॉरिटी ये वाले लोग होते हैं। लेकिन कुछ आटे में नमक के बराबर ऐसे भी होते हैं
जो करियर तो फोकस कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो समझते हैं कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस जगह का जो मकसद था, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया था, अगर वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा तो वो फिर उनको उनकी फुलफिलमेंट नहीं होती है, उनको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या अचीवमेंट महसूस नहीं होता। तो उससे बेहतर वो समझते हैं कि वो उस जगह से अलहदा हो जाए, वो रिज़ाइन कर दें, तो वो रिज़ाइन कर। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का जो रेजिग्नेशन है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अदरवाइज इस रेफरेंस की इस रेजिग्नेशन की और कोई वजह नहीं। ये ही हैज़ एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद हिज ब्रदर जज जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, कि जो उनके, क्योंकि मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने 34 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना जवाब जमा कराया, बड़ा तफसीली, कि ये इल्ज़ाम का ये जवाब है और मुझे मौका दिया जाए सफाई का, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने नहीं, क्योंकि वो मोटिवेटेड है। अच्छा, अब जब वो नहीं हो सका तो उन्होंने लगा कि यार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो मुझे गंदा करके निकालने के दर पे है, तो ऐसी काउंसिल के हाथों निकलने से बेहतर है मैं खुद ही इस्तीफ़ा दे दूं। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सदर पाकिस्तान ने वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, अब आज की खबर है, उसके बावजूद कहता है कि कार्रवाई तो होगी। हालांकि आर्टिकल 209 आइन का ये बड़ा क्लियर वाज़ेह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का जो स्कोप है वो जज की रिमूवल की हद तक है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी करने का फैसला करती है, इंक्वायरी करती है, और इंक्वायरी के बाद अगर सदर पाकिस्तान को रिपोर्ट देती है कि उसकी राय में जज गिल्टी है मिसकॉन्डक्ट का, तो और इसको रिमूव कर दिया जाना चाहिए इसके ओहदे से, तो फिर सदर उसको रिमूव कर सकते हैं। ये कुल स्कोप है सुप्रीम जुडिशल का, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, दैट इज इट। तो रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस का स्कोप तो वैसे ही खत्म हो गया जब जज ने इस्तीफा दे दिया। ही इज नो मोर देयर इन द ऑफिस, ही इज नो मोर अ सिटिंग जज, तो रिमूवल का सवाल ही नहीं बचता है। लेकिन रिमूवल हो चुकी इन द फॉर्म ऑफ रेजिग्नेशन, लेकिन उसके बावजूद आज काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह भी ले ली है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, दोनों के रिमार्क्स मीडिया में कोट हो रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई तो फिर भी आगे चलेगी, क्योंकि इसको ऐसे ही हवा में तो नहीं छोड़ सकते, बड़ा संजीदा मामला है। भाई जब जज जगह पर ही मौजूद, आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि आप उसको उसकी जगह से हटा सकते हैं बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, आप अक्सरियत में देते हैं। अगर एक बंदा एजाजुल एहसन दूसरी तरफ इख्तलाफ भी करता है तो जाहिर बात है मेजॉरिटी जिस तरफ होगी उसका ओपिनियन भिजवाया जाएगा सदर को, तो आप हटा सकते हैं मैक्सिमम। वो तो पहले ही हट गया। अगर और कोई मिसाल के तौर पे खिलाफ कानून कोई एलिगेशंस उनके ऊपर हैं कि कानून की ये खिलाफ वर्जी की है, ये खिलाफ, तो उसके लिए और फोरम्स मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैक्सिमम आपका, लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं हमने फिर भी, यानी कि अब मज़ार अली अकबर नकवी साहब का जो खदशा था वो ये था कि जी उनको जान के मिलाइन करने के लिए, उनको गंदा करने के लिए और गंदा करके निकालने के लिए दफ्तर से, सुप्रीम कोर्ट से ये कार्रवाई की जा रही है। तो अब जब वो रिजाइन भी दे चुके हैं और उसके बावजूद कार्रवाई आगे चले जिसका कानूनी तौर पे स्कोप नहीं बनता है, तो फिर उनकी बात में ये ख्याल आता है कि उनके आर्गुमेंट में स्ट्रेंथ है, उनकी बात में जान हो सकती। अब इस चीज से इख्तलाफ किया है एजाजुल एहसन साहब ने, इन दोनों को ये इख्तलाफ, और आपको याद है कि जब इन दोनों ने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कहा था कि पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से आप सो मोटो नोटिस लें, तो दोनों के खिलाफ एक स्पेयर किस्म की कैंपेन चलाई थी पीडीएम की हुकूमत ने, और धरने दे दिए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके, और कंटेनर लगा दिए थे, और चीफ जस्टिस को कहा था कि रिज़ाइन कर दो और निकल जाओ और तनख्वाह के पैसे वापस करो, और क्या क्या कुछ नहीं कह दिया था उस टाइम पे। तो अभी जो सिचुएशन है अब वो ये है कि वो इदारा जिससे लोगों को तवक्को होती है कि ये इंसाफ देगा, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस को तवक्को नहीं है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड किस्म का वाकया है, दोनों जजेस का इस तरह से रिजाइन कर जाना, और एक बहरान पैदा हो चुका है। अब जो सुप्रीम कोर्ट बची है, अब वो बची है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट।
जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ये नहीं कि 2 महीने में रिटायर हो रहे थे, वो अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनने वाले थे, फिर अगस्त 2025 तक चीफ जस्टिस उन्होंने रहना था। अब सर्टनली वो लॉटरी निकलेगी जस्टिस मंसूर अली शाह की, क्योंकि उनका टेन्योर एज द चीफ जस्टिस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने अगस्त 2025 में चीफ जस्टिस बनना था वो अब अक्टूबर 2024 में ही चीफ जस्टिस बन, तकरीबन 1 साल उन्हें बतौर चीफ जस्टिस और मिल जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट हवाले है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के। लेकिन देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन दोनों जज साहिबान और मौजूदा चीफ जस्टिस के अंडर इंसाफ कर पाएगी? क्या पीटीआई के जो मामलात हैं, जो वो कहते हैं कि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मनफी किरदार है, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको इंसाफ दे पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से फैसले कर पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट विल बी एबल टू राइज अबव पेटी डिफरेंसेस? अब जो इंटरप्रिटेशन होगी वो काजी फायज ईसा वाली इंटरप्रिटेशन होगी और दीगर जो उनके जज साहिबान वहाँ पर मौजूद हैं वो वाली इंटरप्रिटेशन होगी। तो सुप्रीम कोर्ट पे तो अब आपका दौरा है, ठीक है जी। अब देखना यह है कि आप इसको आगे कैसे चलाएंगे। अभी तक जिस तरह से चले हैं उससे तो हम लोग सर्टनली मायूस ही हैं, लेकिन अब आगे जो कुछ होगा वो भी आप लोग देखेंगे। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक शदीद बहरान है और जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफ़ी हो चुके हुए हैं। काजी फायज ईसा साहब से जो तवक्कुआत थी, मुझे लगता ये था कि वो ही विल राइज अबव द पेटी डिफरेंसेस, और क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि वो देते रहे हैं, असूली किस्म के दे जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो ख़ास तौर पे पीटीआई के केसेस में वो रिमार्क्स देते हैं वो समझ से बाहर होते हैं बहुत सारे, और वो उस माइंडसेट से नहीं निकल पा रहे। लगता ये है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ रेफरेंस आया था और उस माइंडसेट जो है ना, वो माइंडसेट उन्हें तंग करता है बार बार और उसका वो इजहार करते हैं रिमार्क्स के ज़रिए से। तो जब जज के हवाले से ये गुमान हो जाए ना कि उसका एक ख़ास माइंडसेट है, तो फिर लोगों को इंसाफ की तवक्को ख़त्म हो जाती है, और जब इंसाफ की तवक्को ख़त्म हो जाती है तो वो मकसद ख़त्म हो जाता है जिस मकसद के लिए आप जज बने होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बहरान है, ये एक बहुत बड़ा अदम एतमाद की कैफियत है। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इसको कैसे हैंडल करेंगे ये आप आने वाले टाइम में देखेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।